बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना हम शामिल करते हैं खेती किसानी से जुड़े कुछ अहम विषय, जिनके संबंध में अगर आपके पास कोई सवाल होते हैं तो वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछते हैं, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की। अहम विषय है ये, और साथ ही साथ आपको बताएंगे मूंगफली फसल प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खरीफ फसलों में किस तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जा सकता है। मूंगफली की फसल की बात करें तो किस तरह से आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। इसी से जुड़े कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वाई शिवे हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर RS बाना जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर बाना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जानकारी हमने आपको दे दी है कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टोल फ्री नंबर आपको बता दिए गए हैं जिन पर आपको कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी चर्चा की। डॉक्टर शिवे का यहाँ पर सबसे पहले रुख कर लेते हैं। बात करेंगे इनसे कि खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो पहले डॉक्टर शिवे आपसे यही जान लेते हैं हम कि पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात करते हैं तो इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही समझाएं। हाँ, देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन का जो महत्व है किसी भी फसल के अंदर, ऐसा लीजिए कि जैसे हम सुबह जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, तब जो है हम एक अच्छा जो है प्रोडक्टिव दिन गुजारते हैं। उसी तरीके से पोषक तत्व का प्रबंधन किसी भी फसल को अच्छी पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार ही नहीं गुणवत्तापूर्ण जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो लेने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान भाई भी बहन भी जानते हैं कि 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है अपना जीवन पूर्ण करने के लिए, हमारी फसलों के लिए। उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तो वातावरण से मिल जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये जो है हमारे या तो हम फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं या ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से देते हैं, या हम बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, इनको जो है हम या तो हम क्रॉस हमारे फर्टिलाइजर हैं जैसे हमारा जिप्सम वगैरह है, इससे देते हैं, या हमारे बहुत सारे सल्फर के आजकल सोर्स आ रहे हैं उससे देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको भी हमें या तो हम फसलों के माध्यम, क्रॉप अवशेष है हमारे FYM में, ग्रीन मैन्योरिंग है, इनके माध्यम से देते हैं, या हमारे फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं। जी, तो बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब इसको किसान भाइयों को जो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंध करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति घटती चली जा रही है और एक स्रोत से हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं सारे पोषक तत्वों की। तो हम निर्भर रहें कि हमारी मिट्टी से ही सारे पोषण मिल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हम पोषक तत्वों का प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से जरूर करें। क्या है सही तरीका, किस तरह से हमें और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करें।
पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब है फसल के लिए जरूरी माने जाने वाले पोषक तत्वों को फसल में देना। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों की जरूरत के हिसाब से पोषण तत्वों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक है जिनकी जरूरत पौधों को काफी कम मात्रा में होती है। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और कोबाल्ट आते हैं। खरीफ फसलों की खेती बरसात पर आधारित होती है और कम बरसात वाले इलाकों में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और मक्का के साथ ही दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। इन सभी फसलों से ज्यादा पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों को फसल में सही समय और सही अनुपात में देना बहुत जरूरी है। सभी पोषक तत्वों को खाद और उर्वरक द्वारा भूमि में डाला जाता है। पोषक तत्वों का उपयोग हमेशा फसल की किस्म, जमीन के प्रकार, जमीन में नमी की उपलब्धता और जमीन की उर्वरता को ध्यान में रखकर ही करें। तिलहनी फसलों को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जबकि दलहनी फसलों को नाइट्रोजन कम और फास्फोरस की जरूरत ज्यादा होती है। इसके लिए आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी मदद ले सकते हैं। अगर आप फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान दें और पोषक तत्वों को सही और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ पैदावार अच्छी ले सकते हैं, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला विषय है हमारा मूंगफली फसल प्रबंधन। जी हाँ, इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बाना, जब हम बात करते हैं मूंगफली की फसल में प्रबंधन के कार्यों की, तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कौन से मुख्य बातें हैं यहाँ पर जो हमारे दर्शकों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए? मूंगफली की फसल, जैसे कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में महत्वपूर्ण तिलहन है और इसका मानव पोषण में तो जो संबंध महत्व है ही है। तेल का बहुत अच्छी गुणवत्ता का तेल इसका होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में भी मूंगफली का उपयोग होता है जी। तो महत्ता की बात अलग है। दूसरा, इस समय जो फसल है, क्योंकि हमारे देश में जैसा कि सभी जानते हैं कि तिलहन का आयात पर हमें निर्भर करना रहता है और वो भी काफी बड़ी मात्रा में जी। तो क्यों नहीं हम उच्च गुणवत्ता की तिलहनी फसलों का पैदावार बढ़ाकर हम जो आयात पर निर्भरता है उसको काफी हद तक कम कर सकें। मूंगफली की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप होता है। साथ ही मूंगफली ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां पे सिंचाई की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर सिंचाई और मृदा नमी और पोषक तत्वों की जो एक तरह से स्ट्रेस आती है उसको रोकें और जो कीट और रोगों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए जी। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती है इस समय जो करने की है और हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है, वो ये है कि एक तो मिट्टी चढ़ाने का जो कार्य होता है वो, इसके अलावा क्योंकि मूंगफली पे जो एक आवरण होता है, छिलका होता है, कवर होता है, उसको बनाने के लिए काफी मात्रा में कैल्शियम और तेल बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। तो इनकी आवश्यकता पूर्ति करना भी जरूरी है, जो कि जिप्सम तत्व से की जा सकती है। तो इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो मूंगफली का उत्पादन काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ जो अन्य तिलहनी फसलें हैं उसमें भी इन पोषक तत्वों का सही तरीके से प्रबंधन करें। और चूंकि ये कम ऊंचाई तक बढ़ने वाली फसल है तो इसमें खरपतवारों का प्रकोप अत्यधिक होता है। तो ये सही समय है कि इसमें ये सभी तरीके की चीजें करें और फसल को हम इस प्रकार की स्ट्रेस से बचाएं तो हमारा उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है और जो हमारी तिलहनों पे दूसरे देशों पे निर्भरता है उसको हम काफी कम कर सकते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए जिप्सम यहाँ पर देने की जरूरत है, खरपतवारों का नियंत्रण आपको करना है और साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। कीट और रोग हैं आपकी मूंगफली की फसल को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं, आपको नियंत्रण करना होगा, उसका उपचार करना होगा। किस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह से ये तमाम क्रियाएं आपको करनी है, जानकारी देंगे विस्तार से आपको। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली एक प्रमुख फसल है। मूंगफली में फसल प्रबंधन के लिए कई बातों पर ध्यान देना चाहिए,
जैसे फसल को रोगों और कीटों से बचाना, खरपतवार से फसल को बचाना, यानी फसल की जरूरत के हिसाब से उसमें काम करते रहना। मूंगफली की फसल में बुआई के 35 से 40 दिन पुष्पावस्था से पेगिंग के होते हैं। अगर इस समय फसल में पानी की कमी होगी तो मूंगफली की पैदावार पर इसका असर हो सकता है और पैदावार में कमी आ सकती है। इसलिए अगर इस समय बरसात नहीं होती तो आप सिंचाई की व्यवस्था कर ले। इस समय अगर पैगिंग हो गई है तो पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ऐसा करने से फलियों का विकास तो अच्छा होता ही है, साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। इस समय सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन की कमी दिखने पर 0.2% बोरेक्स के घोल का प्रयोग करें। इसी तरह फसल में जिंक की कमी होने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% चूने का उपयोग करना चाहिए। मूंगफली की फसल में रोग प्रबंधन भी करें। कॉलर रॉट रोग से मूंगफली को बचाने के लिए फफूंदी नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली को टिक्का रोग से बचाने के लिए समय रहते उचित उपाय करें, लेकिन फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। मूंगफली में खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो मूंगफली की अच्छी फसल के लिए 1 से 2 बार निराई गुड़ाई जरूर करें। अगर समय रहते खरपतवार प्रबंधन नहीं करेंगे तो उपज का नुकसान हो सकता है। बुआई के 15 दिनों बाद पहली निराई गुड़ाई और दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 35 दिनों बाद करें। निराई गुड़ाई करने से जड़ों का विकास अच्छा होने के साथ साथ मिट्टी में हवा का संचार भी बढ़ता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई है, इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दें हमारे टोल फ्री नंबर क्या है, 1800-113060, 1800-113061। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। आपको इस पर कॉल करना है, अपनी सवाल हमसे पूछने हैं। खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन और मूंगफली की फसल में प्रबंधन, ये आज के हमारे कार्यक्रम के विषय हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसको हम जारी भी रखते हैं, लेकिन आपके कॉल्स का भी यहाँ इंतजार जरूर कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शिवे, आपके पास आना चाहेंगे। आपने कहा कि 17 तरह के पोषक तत्व होते हैं जिनका प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम मिट्टी पर ही निर्भर रहेंगे तो हमारी फसलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी, बढ़वार भी काफी अच्छी नहीं होगी। लेकिन ऐसे में हमने ये भी देखा है कि कुछ हमारे किसान भाई बहन अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, और सही मात्रा में इस्तेमाल ना करते हुए किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मृदा स्वास्थ्य को देखते हुए, और मृदा स्वास्थ्य को यदि आपने परीक्षण कराया है और कौन सी हम किस्म उगा रहे हैं, कौन सी फसल उगा रहे हैं, उसी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उसके अनुसार जो पोषक तत्व प्रबंधन किया जाता है। और यदि हम अधिक मात्रा में किसी पोषक तत्व को डालते हैं, उदाहरण के लिए किसान भाई जो यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे दूसरे पोषक तत्वों की कमी मिट्टी के अंदर हो जाती है और अल्टीमेटली उसका असर जो फिर हमारी फसल उत्पादन पे पड़ता है। तो इस तरीके से जो एक तरीके का बैलेंस फर्टिलाइजेशन है या बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, वो करने की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी मृदा स्वास्थ्य को भी बनाए रखें और उसके साथ साथ हम अच्छा उत्पादन भी ले सकें। इसके लिए जो है एक स्रोत पर निर्भर न रह के हम फसल चक्र को अपनाना है। अपने फसल चक्र के अंदर जो हमें पल्सेस को, जो हमारी 2 दाल वाली फसलें हैं, उनको ले आना है। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी करनी है, और इसके साथ साथ जो हमारा क्रॉप अवशेष बचता है उसको भी हमको अपने खेत के ऊपर जो है रिसाइकिल करना है, ताकि हम निर्भरता कम कर सकें जो फर्टिलाइजर के रूप में। तो इस तरीके से जो नए नए आयाम है पोषक तत्व प्रबंधन में, किसान भाइयों को समझने की जरूरत है। जैसे पहले किसान भाई बहुत ज्यादा हरी खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि किसान भाई जो जरूर अपने पोषक तत्व प्रबंधन में हरी खाद का भी इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए जैसे धान गेहूं का फसल चक्र है, हमारे गेहूं काटने के बाद में 2 महीने का पीरियड बचता है, तो उस पीरियड में यदि वो हरी खाद लगाएंगे, ढैंचा है, सनई है या मूंग बीन है, इस तरीके से, तो उसका बाद में इनकॉर्पोरेट करके वो जो हमारे उर्वरक हैं जैसे यूरिया वगैरह, उसका कम इस्तेमाल होगा, हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य अच्छा होगा, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता अच्छी होगी, और मिट्टी के अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसीटी, ये सारे जो अच्छे काम करेंगे। इवन जो आजकल हमारे केंचुए हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं यदि हम हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान भाई जो है अपनी मिट्टी की परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करें,
और ये सुनिश्चित कर लें कि कितना उत्पादन लेना चाहते हैं और किस किस्म का ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है पोषक तत्व का प्रबंधन करना चाहिए। जी देखिए, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है हमारे विशेषज्ञ ने कि आप पहले मिट्टी की जांच यहाँ पर जरूर करवा लें। अरे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई है, इसके अंतर्गत आप मृदा की अपनी जांच करवा सकते हैं। कार्ड मिलेगा आपको, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसमें बताया जाएगा कि इस पोषक तत्व की कमी है, इतनी मात्रा आपको देनी है, उसी के अनुसार आप देंगे तो ना ज्यादा होगी ना कम होगी, जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में ही यहाँ पर प्रबंधन होगा। इससे फायदा होगा आपकी खेत की मिट्टी को, आपकी खेतों में लगी हुई फसल को, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल मिलेगी, अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो ऐसी ही जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत है आप सभी का। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन और मूंगफली की फसल में प्रबंधन कार्यों के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है, फोन उठाइए, अपना टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, बता दें राजस्थान झालावाड़ से अनीता जी ने हमें फोन किया है। क्या है इनका सवाल, आइए जाने। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारी सोयाबीन बोई थी सफेद फूल वाली जी, तो उसमें उसकी क्या है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बान? जैसे कि सोयाबीन का ये बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो कोई भी फसल है उसकी अच्छे से वृद्धि हो, उसके लिए जरूरी है कि सामान्यतः अनीता जी झालावाड़ से बोल रही है, तो क्या होता है कि झालावाड़ ऐसा क्षेत्र है जहां पे निरंतर सोयाबीन लगाते हैं। इस साल भी सोयाबीन लगाया है, उस खेत में अगले साल भी सोयाबीन लगाते हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि आप फसल चक्र जरूर अपनाएं। जिन खेतों में इस साल सोयाबीन लगाया है, अगले साल उस खेतों में बाजरा, मक्का या ज्वार या कोई अन्य तेल वाली फसलें हैं या दलहन वर्गीय फसलें हैं वो लगाएं। निरंतर एक ही प्रकार की फसल लेने से उनमें कीट, रोग और खरपतवारों का जो प्रकोप है उसमें वृद्धि हो जाती है और जो फसलें हैं उसमें कमजोर होना शुरू हो जाती है। दूसरा, पोषक तत्व प्रबंधन सही तरीके से करेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, पोषक तत्व प्रबंधन का वही महत्व है जो हमारे जीवन में पोषण का महत्व है। तो संतुलित पोषण करें, आप खेत के मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसके अनुसार ही संस्तुत जो पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि निरंतर पोषक तत्वों का कम प्रयोग करने से भी मृदा की उर्वरता कम हो जाती है और जो फसल है उसकी वृद्धि कम होती है। तो इसमें दो चीज का जरूर ध्यान रखें, फसल चक्र अपनाएं और सही से पोषक तत्व प्रबंधन करें, तो आपकी फसल का कोई कारण नहीं है कि वृद्धि कमजोर रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, फसल चक्र अपनाना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर शिवे इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सोयाबीन जो ना इसके लिए बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है जी। और कभी कभी ऐसा होता है, यदि कल्चर वगैरह का ट्रीट करके नहीं लगाते हैं, किसी खेत के अंदर पहली बार लगा रहे हैं, तो वहाँ ग्रंथियां थोड़ी देर से बनती हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये कर सकते हैं, किसी विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, लेकिन फिर भी ना दिखा पाए तो इसमें जो है 3% जो है हमारा यूरिया का घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं।
इमीडिएट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, क्योंकि इसके लिए नाइट्रोजन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये मतलब मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पे ये ना हो तो वो जो है फिर उसके हिसाब से जो है 2% DAP का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों पोषक तत्वों का किसी का भी पर्णीय छिड़काव करेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो एक बात अच्छी हो जाएगी और फिर जड़ों में ग्रंथियां अच्छी बन जाएंगी तो ऑटोमेटिकली अच्छी ग्रोथ होनी, अच्छी बढ़वार यहाँ पर मिलेगी इनको। बिल्कुल, तो किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक जानकारी पहुंचा दी है अनीता जी। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। आप डॉक्टर शिवे अभी नाइट्रोजन के बारे में ही जानकारी दे रहे थे, इसके संदर्भ में ही मैं और विस्तृत जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं, फिर वापस आपके पास मैं यहाँ पर रुक करूंगी। हेलो हेलो पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैडम ये उड़द की फसल में पत्ते में छेद हो गए हैं। पत्ते में छेद हो गए हैं, कौन सी फसल आपने लगाई है? उड़द की। एक बार आप दोहरा दें। उड़द के लिए बोल रहे हैं क्या? उड़द लगाई है आपने? हाँ, उड़द लगाई है आपने, उसके पत्ते में यहाँ पर छेद हो गए हैं, तो किस तरह के यहाँ पर नियंत्रण कार्य करने की जरूरत है डॉक्टर बानाई ने? डॉक्टर शिवे आप बताएं। हाँ, जैसे उड़द लगाई है इन्होंने तो छेद हो गए, इसका मतलब कीड़ा आ गया है जी। कीड़े का प्रकोप है इनके फसल के ऊपर जो है। और मैं ये कहना चाहूंगा किसी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कीट विशेषज्ञ को दिखा ले। यदि ना दिखा पाए तो फिर कीड़े के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड आती है, जैसे इमिडाक्लोपिड है, उसकी 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करेंगे तो कीड़े का नियंत्रण करना जरूरी है। अब देखने की बात है उसमें कौन सा कीड़ा आया हुआ है, ये देखने की बात है, क्योंकि छेद तभी होते हैं जब कीड़ा खा जाता है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी वगैरह में छेद नहीं होते हैं। बीमारी विशेषकर जो है विषाणु से के माध्यम से आती है, येलो मोज़ेक वायरस, लेकिन वो इसमें इस समय जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो छेद की बता रहे हैं। जी, छेद हुआ है तो वो किसी कीड़े के चलते ही हुआ होगा। ऐसे में आपसे यही गुजारिश है कि नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहां पर आप संपर्क कर लें। वहां पर जो कीट विशेषज्ञ हैं वो एक बार देखकर कीड़ा किस तरह से लगा हुआ है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर उपचार जरूर बता देंगे, क्योंकि बिना देखे हुए यहाँ से बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हमने कुछ बताया भी और वो अगर कारगर साबित नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा। सलाह हमारे विशेषज्ञ द्वारा आप तक पहुंचाई यहाँ पर दी गई है। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और नाइट्रोजन की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। डॉक्टर शिवे, क्या कहेंगे नाइट्रोजन के प्रबंधन के बारे में आप? देखिए, नाइट्रोजन का प्रबंधन जो फसलों में, सभी फसलों में बहुत जरूरी है। विशेषकर जो हमारी खाद्यान्न वाली फसलें हैं, जैसे हमारी धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, विशेषकर धान और मक्का के अंदर जो है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि किसान भाई जो है अपनी उपयोग क्षमता इसकी नाइट्रोजन को कई भागों में बांट कर देंगे तो उससे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मतलब उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, रोपाई के समय कभी भी धान के अंदर जो है नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। जब रोपाई के बाद में जब हमारी जड़ें पकड़ लेती हैं उसके लगभग 8 से 10 दिन बाद जो नाइट्रोजन की 1/3 भाग मात्रा देनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें खेत के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बल्कि चिपचिपा हो हल्का सा, तब देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, फिर जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जो है 2 से 3 भागों में बांट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ ना दे करके समय समय पर अगर दी जाए, कुछ समय के अंतराल के बाद दिया जाए तो सही रहता है। यहाँ पर मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो हमारे खरीफ के मौसम में तापक्रम ज्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है और बारिश भी होती है, तो नाइट्रोजन का लॉस बहुत होता है। नाइट्रोजन का लॉस जो है वातावरण में अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, या पानी के साथ नीचे हमारा निक्षालन हो जाता है नाइट्रेट के रूप में, या इसके साथ साथ कभी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो खेत से जब पानी बाहर जाता है तो वो भी बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन का प्रबंधन ये करना चाहिए, जब बारिश ना हुई हो, जब जो है पानी हमने दे दिया है, पानी देने के बाद में जब कंडीशन में आ जाए तब देना चाहिए। तो
तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है किसान जी। भाइयों तो को। नाइट्रोजन का प्रबंधन यहाँ पर बहुत जरूरी है आपकी फसलों के लिए। तो किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से यहाँ पर समझा दिया है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से शांति पाल जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, मैं गर्मी में मूंगफली की खेती करता हूँ, तो उसमें क्या है कि कंद में थोड़ा थोड़ा धब्बा आ गया था, दाग भी आ गया था और कलर उसका थोड़ा फेड था, तो इसके लिए क्या क्या मेरे को सावधानी बरतनी है? जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर बाना? मूंगफली की फसल में वैसे तो गर्मी के मौसम में जो मूंगफली की फसल लेते हैं बहुत अधिक कीटों और रोगों का प्रकोप होता नहीं है, परंतु निरंतर एक ही खेत में लगातार मूंगफली की फसल लेते हैं तो वहां पर सामान्यतः ये देखने में आता है कि टिक्का रोग होता है, जिसमें ये बता रहे हैं कि पत्तियों पे धब्बे हो जाते हैं, हल्के भूरे या बैंगनी रंग के पर्पल कलर टाइप के थोड़े थोड़े धब्बे हो जाते हैं और उन धब्बों के चारों तरफ एक गोलाई के धब्बे होते हैं और उनमें चारों तरफ हल्का पीले रंग के भी धब्बे बन जाते हैं जी। और जब धब्बे थोड़े बढ़ते हैं तो नीचे की सतह पर भी पत्ती पर फैल जाते हैं और इस तरह से काफी नुकसान होता है। तो टिक्का रोग एक तो शुरुआती अवस्था में आता है, उसको अर्ली स्टेज में, और एक जब फसल 60-65 दिन की या उसके बाद की अवस्था में आता है तो देरी वाला और भी ज्यादा नुकसानदायक है वो फसल, क्योंकि पकने के समय आता है और उससे फसल की कई बार तो पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए फसल चक्र तो अपनाना है ही। जो रोग रोधी किस्में हैं उनका आप उपयोग करें, और साथ ही यदि खड़ी फसल में दिखाई देता है तो उसमें आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब इनको मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इस रोग की आप रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा कम लागत में एक अच्छा और भी तरीका है कि बीज उपचार करें आप। कार्बेंडाजिम से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से यदि उपचारित करके बीज की बुआई करते हैं तो भी इस रोग का प्रकोप थोड़ा कम होता है। और लगातार निगरानी करते रहें। खेत में यदि थोड़ा भी रोग आता है तो उन रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, कहीं दबा देना चाहिए गड्ढा खोदकर, ताकि ये रोग दूसरे पौधों पर नहीं फैले। तो नियंत्रित लगातार निगरानी करते रहें, खेत में ध्यान रखें तो ज्यादा दवाई के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। विकराल रूप आने पर ही जो दवाओं का है इस्तेमाल करना चाहिए, दवाई है उनका उपयोग करें। जी। तो देखिए, लगातार हमारे विशेषज्ञ यही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि फसल चक्र आप जरूर अपनाइए। एक ही तरह की फसल आप अगर हर साल अपने खेतों में लेंगे तो आपकी फसल की जो बढ़वार है, जो गुणवत्ता है, उस पर असर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ अपनी फसलों की अच्छी उपज हासिल करने के लिए निश्चित तौर पर फसल चक्र को जरूर अपनाएं और सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। और इससे संबंधित जानकारी आपको देंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं पंजाब से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका रेशम सिंह जी हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, धान 55 दिन का हो गया बोए को, उस पर नॉमिनी गोल्ड। सवाल है जी, धान बीजे को 55 दिन हो गए हैं जी, उस पर नॉमिनी गोल्ड की स्प्रे डाला है, इसलिए वो रुक गया है। उसको चलाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर शिव? हाँ, देखिए, इन्होंने नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे किया है। नॉमिनी गोल्ड जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है और खरपतवार नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। और धान के अंदर बहुत रिकमेंडेड है ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये बता रहे हैं कुछ इनका बैड इम्पैक्ट आया, मतलब कुछ फसल जो है इनकी जो बढ़वार है वो कह रहे हैं कि थोड़ी रुक गई है जी। तो क्योंकि ये एक फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं किसी भी हर्बिसाइड का, तो वो आया है, तो थोड़े दिन बाद जब वो ठीक हो जाएगी, अभी पानी भरा रखेंगे तो उससे रिकवर कर जाएगी, क्योंकि एक सेटबैक लगा है इनकी फसल को। और अभी ऐसा कोई दवाई तो इसमें डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कंसंट्रेशन इन्होंने ज्यादा डाल दिया। रिकमेंडेड डोज जो है 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, तो इन्होंने थोड़ी ज्यादा डाल दी है, उसका फाइटोटॉक्सिक आया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इमीडिएटली यदि आप 2% यूरिया का घोल बना के 2 से 3% यूरिया का घोल बना के इस पर छिड़काव करेंगे तो आपकी जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट आया नॉमिनी गोल्ड का वो कम हो जाएगा।
तो अब इमीडिएटली आप यही कर सकते हैं, यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। 2 से 3% घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें। 2 से 3% तक का घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी जो फसल है उसमें बढ़वार फिर से शुरू यहाँ पर जरूर हो जाएगी। हम बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, राजेंद्र जी। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश एमपी से बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी मैं मध्य प्रदेश एमपी से मध्य प्रदेश से देवास जिले से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे हमने मक्का बोई है, पर हाँ जी, उसमें क्या कीड़े बहुत लग चुके हैं मक्का में। अभी मतलब छोटे छोटे भुट्टे भी आ गए, लेकिन उनमें कीड़े बहुत हैं। जी, कीड़ों की यहाँ पर समस्या हो रही है, क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? हाँ देखिए, कीड़ों के लिए मक्का में जो फाल आर्मी वर्म का काफ़ी प्रकोप है, इस साल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, देखने को मिल रहा है जगह जगह। तो उसके लिए जो है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इनको करना है, उसको नियंत्रण करने के लिए। और उसके लिए जो कोरोजन एक दवाई आती है, काफ़ी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जहाँ जिस पौधे में आई है उसी पौधे में उसको डालना है, बाकी पौधों में नहीं डालना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना भी हमारी जो हमारी मक्का की फसल है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन फसलों में या जिन पौधों में, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लाइन से लाइन की दूरी जो 40 से 50 सेंटीमीटर होती है, पौधे से पौधे की दूरी जो 20 सेंटीमीटर होती है, तो आसानी से पौधे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पौधे में प्रकोप हुआ है या किस में नहीं हुआ है। कीड़े का विशेषकर जो है अंदर ही अंदर खाता है वो कीड़ा, और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो उसके लिए जो मैंने दवाई बताई है उसका उन्हीं पौधों में डालें जहाँ पे प्रकोप नजर आ रहा है। अन्य जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उनमें इस दवा का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, मक्का की फसल में किस तरह से आप अपने कीटों को दूर रख सकते हैं, अपनी फसल को यहाँ पर बचा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा हमारी लगातार जारी है कि खरीफ फसलों में किस तरह से आप कर सकते हैं पोषक तत्व प्रबंधन, और मूंगफली की जो आपकी फसल है किस तरह से आप उसमें प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारी टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बता दें इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है नंद स्वरूप मिश्रा जी ने। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी नमस्कार। चाहता हूँ कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, जस्ता है, लोहा है, कॉपर, सबके बारे में जानकारी है आपको जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये पोषक तत्वों को कितने हमें जमीन के अंदर देनी है, कितने पौधे के ऊपर डालनी है। बाकी जो कुदरत का नियामत है जैसे वर्षा है, वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, तो ऊपर से मिलती है, तो इसमें कौन से पोषक तत्व हमें जमीन में देने हैं, कौन से पौधे के ऊपर जी बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर आपने किया है। और पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी बहुत बहुत बधाई, आपको सारे ही पोषक तत्वों के बारे में जानकारी है जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर शिवे? निखिल छोड़ दिया जी, बाकी सब बता दिए। बहुत अच्छी जानकारी है इनके लिए जी, इनके पास हम बड़ी प्रसन्नता है ये जान के। मैं ये बताना चाहूंगा जो हमें जैसे इन्होंने पूछा कि इन पोषक तत्वों को मिट्टी में डालना है, किसका छिड़काव करना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मृदा परीक्षण के आधार पर हमको पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ और हर एक प्रोग्राम में कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे अपनी मिट्टी को तब तक ये पता नहीं लगेगा कौन से पोषक तत्व की कमी है, तभी तो प्रबंधन करेंगे और फिर कौन सी फसल उगा रहे हैं। तो उसके अनुसार जो है जैसे इन्होंने बताया कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो वातावरण से मिल जाती है, इनको डालने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इनको हमको मिट्टी में ज़्यादातर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की कमी है। और इसके साथ साथ सल्फर की भी कमी होती चली जा रही है। और उसके साथ साथ जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में लौह तत्व की कमी है, जिंक की कमी हो रही है। ये दो ऐसे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कहीं कहीं बोरोन की भी कमी हो रही है, विशेषकर जो एसिडिक सॉइल्स में बोरोन की कमी होती है। तो इनको प्रबंधन करने के लिए ये जरूरी है कि मृदा परीक्षण के आधार पर करें। लेकिन जैसा कि हम बताते हैं मृदा परीक्षण आपने कराया है या नहीं कराया है, विशेषकर जो हमारी फास्फोरस, पोटास है या माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे पता लग गई है हमको जिंक की कमी है, तो इनको जो है हमको रोपाई के समय या बुआई के समय डाल देना चाहिए। और क्योंकि ये हम बाद में ऊपर से डालते हैं तो इनका ज्यादा इतना प्रभाव आता नहीं है। और विशेषकर फास्फोरस जो जड़ों को मजबूत करने के लिए और जड़ों की वृद्धि के लिए हमको जरूरत होती है ज्यादा, तो हम शुरू में डालेंगे तो उसका अच्छा उपयोग होगा और हमारी जड़ें मजबूत होंगी। इसके साथ साथ जो है हमारा नाइट्रोजन को ये बताते हैं हम कि 2-3 भागों में बांट कर देना चाहिए। अभी हमने इस बारे में चर्चा भी की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मिट्टी में कितना डालना है, पौधों के ऊपर पर्णीय छिड़काव कितना करना है। देखो मैं बताऊं, पर्णीय छिड़काव हमारा एक मतलब विकल्प नहीं हो सकता। एक ये है कि पर्णीय छिड़काव जो है हम इमीडिएटली रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, ये पता लगता है हमारी नाइट्रोजन की कमी की वजह से पत्तियां हमारी पीली हो रही हैं। विशेषकर पत्तियां, निचली पत्तियां पीली होती है नाइट्रोजन की कमी से। यदि ऊपर की पत्तियां पीली होती हैं तो सल्फर की डेफिशिएंसी होती है। तो ये सब जानकारी होती है, तभी हम जो बताते हैं पर्णीय छिड़काव करने के लिए। लेकिन यूरिया को, नाइट्रोजन को 2-3 भागों में बांट कर देना चाहिए, उससे उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। और यदि ज्यादा ही आपके पास में मैकेनाइजेशन का, आपको फोलियर स्प्रे करने का मशीन वगैरह है, तो आप जो है उसको पर्णीय छिड़काव से और भी अच्छी उपयोग क्षमता बढ़ सकती है हमारी। यदि हम 2-3 बार पर्णीय छिड़काव से 2 और 4% यूरिया का घोल बना के, और क्रॉप की स्थिति के अनुसार जो है अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में और कितनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिंक का भी, यदि हमको ये पता चल जाती है जिंक की कमी हो रही है खड़ी फसल में, और जैसे विशेषकर धान के अंदर जो कत्थई रंग के चकते बनते हैं तो जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस समय जो हमको पर्णीय छिड़काव के माध्यम से देना चाहिए, न कि हम ये कहें कि सोयल के अंदर डालें तब पौधों को उपलब्ध होगा। तो परिस्थिति के अनुसार और हम डायग्नोज करके पोषक तत्व प्रबंधन को पर्णीय रूप में भी
दे सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान यहाँ पर जानकारी रखते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों को उन्हें देना चाहिए अपनी फसलों में, अपनी मिट्टी की बेहतरी के लिए, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। लेकिन आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है, जैसे हमारे लगातार विशेषज्ञ बता रहे हैं, कि आप पहले जांच करवा लीजिए। जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में ही आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया या फिर थोड़ा कम भी रह गया तो उसका असर हमारी फसल की बढ़वार पर, हमारी फसल की गुणवत्ता पर और साथ ही साथ हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा जागरूक इस दिशा में भी रहिए, किस तरह से आपको प्रबंधन करना है। हमारे विशेषज्ञ लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर बाना का यहां पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर बाना, मूंगफली में आपने बताया कि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इस समय करने की जरूरत है। सबसे पहले आपने जानकारी दी कि हमारे किसानों को मिट्टी चढ़ानी चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, तो विस्तार से बताएं किस तरह से ये क्रियाएं वो कर सकते हैं। मूंगफली में जैसे ही कल्ले निकलना शुरू होते हैं तो उसमें जरूरी है कि आप मिट्टी चढ़ा दें, ताकि कल्लों को एक वातावरण मिल जाए, चारों तरफ उनके मिट्टी मिल जाए और उनको ज्यादा अच्छे से फैलने के लिए स्थान मिल जाए, ताकि आपके जो दाने हैं, फलियां हैं, वो अधिक बन सके। दूसरा, उसमें चूंकि जो छिलका है, आवरण है, उसको बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और दाने में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस समय एक तो मिट्टी जरूर चढ़ा दें और जिप्सम के द्वारा, क्योंकि जिप्सम ऐसा स्रोत है जो प्राकृतिक है और साथ ही उसमें कैल्शियम के साथ साथ सल्फर भी होता है। तो लगभग 200 से 250 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर की दर से अगर हम मूंगफली की फसल में अभी डाल देते हैं तो आपकी मूंगफली की अच्छी फसल होगी। एक हमने और चीज देखी है, कुछ किसान खड़ी फसल में नाइट्रोजन डाल देते हैं, जो कि मूंगफली में आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये खुद दलहन वर्गीय फसल है और इसको यदि शुरुआत में बुआई से पूर्व यदि 20-25 किलो नाइट्रोजन दे देते हैं तो वो काफी है। खड़ी फसल में नाइट्रोजन नहीं देनी होती है, फास्फोरस पोटास भी बुआई से पूर्व ही देनी होती है। इस समय सिर्फ आपको जिप्सम की आवश्यकता है, जो कि आप देके और पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा, ये ध्यान रखना है कि यदि आपने जिप्सम नहीं डाली है तो उस दशा में आपको सल्फर पोषक तत्व अवश्य देना है, यदि पूर्व में नहीं डाला है तो इसके लिए एलिमेंटल सल्फर है या और जो सल्फर के कई सारे उर्वरक हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, तरल रूप में भी उपलब्ध हैं, तो उनका यदि आप पर्णीय छिड़काव करते हैं तो उससे भी सल्फर की जो कमी कई बार दिखाई देती है वो पूरी हो जाती है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर निरंतर मूंगफली की फसल लेते हैं वहां पर सल्फर का जरूर ध्यान रखें। और मृदा में भी अगर कमी है तो खड़ी फसल में भी पर्णीय छिड़काव के द्वारा भी सल्फर की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही ये भी देखने में आया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जस्ते की कमी है। जी डॉक्टर बाना, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। जस्ते की कमी को किस तरह से पूरा करना है जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहले पहुंचा देते हैं। नागौर राजस्थान से हमारे साथ रामराज जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मेरे पास 4 क्वेश्चन है। एक तो मूंग की फसल के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है जी, और दूसरा प्रश्न है ये हरा ढेंचा खाद है कौन से उत्तम उसको जमीन में करना चाहिए, और एक तीसरा सवाल है नैनो यूरिया ये मूंग की फसल में कितना उपयोगी है। जी, आपका चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल ये है जी, एक तो बार बार ये किसान मंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अभी तक लाभ नहीं मिला, 100% फसल नुकसान होने के बाद भी। जी बिल्कुल, आपके चारों ही सवालों के जवाब यहाँ पर विशेषज्ञ देंगे। बताएं डॉक्टर शिवे। हाँ, इन्होंने मूंग की फसल का जिक्र किया ना। मूंग की फसल में कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी होती है? हाँ देखिए, मूंग हमारी जो है दलहनी फसल है। दलहनी फसल में जो है हमारी फास्फोरस का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जड़ों के अंदर जो है रिक्वायरमेंट जल्दी होती है और फिर जो हमारी ग्रंथियां बनती हैं उनमें भी इसका फास्फोरस का रोल होता है। तो फास्फोरस को जो है हम यदि इसमें भी सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से देते हैं तो दोनों की पूर्ति हो जाती है, फास्फोरस की भी और सल्फर की भी। और सल्फर का भी क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है तो इसलिए जो है सल्फर की भी कमी होती आती है। उसको भी हम ये एडवाइस करते हैं कि आप डीएपी ना देके सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम पर फास्फोरस को देंगे तो उसमें 11% सल्फर भी होती है, 16% फास्फोरस भी होता है। इन दोनों की कमी होती है ज्यादातर, तो इनकी पूर्ति करने के लिए सिंगल फॉस्फेट जो है आप बुआई के समय डालें। और इसके साथ साथ जो है नाइट्रोजन की जो है लगभग
15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रंथियां फिर बाद में बन जाती हैं और वातावरण की जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो इकट्ठी अपने आप होने शुरू हो जाती है और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। और अपनी तो पूरी करती है, आगे आने वाली फसल जो भी हम बोएंगे उसमें भी छोड़ के जाती है। तो ये इस तरीके से जो है पोषक तत्व का प्रबंधन, कहीं कहीं पोटास की भी कमी होती है, तो जिन स्थानों में पोटास की कमी होती है वहां पर लगभग जो है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें यदि कमी है तभी डालना है मृदा परीक्षण के आधार पर। और जिंक की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल जो बहुत ज़्यादा सघन हमारी खेती पद्धति अपना रहे हैं किसान भाई, तो उसमें जो है जिंक की भी कमी होती चली जा रही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ और सल्फर और जिंक, तो जिंक की भी कमी हो जाती है। जिंक की यदि कमी है तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय डाल देनी चाहिए। लेकिन इन सब के बारे में जानकारी जो है वो मिलेगी कि आप मिट्टी की जांच पहले करवा लें। इन्होंने सवाल ये पूछा नैनो यूरिया कि नैनो यूरिया कितना इफेक्टिव है इसमें। देखिए नैनो यूरिया इसके लिए नहीं है नैनो यूरिया की रिकमेंडेशन, क्योंकि नैनो यूरिया अभी मार्केट में आया है, इसको ने बनाया है, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इसको शुरू में ही पड़ती है और शुरू में हम बताते हैं कि आप जो है जब बुआई करते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डाल देनी चाहिए, बाद में जरूरत नहीं पड़ती है। तो नैनो यूरिया का जो इस्तेमाल बताया गया है वो ये बताया गया है कि पहली डोज के बाद में जब देते हैं सोयल में वो दूसरी डोज के रूप में या तीसरी डोज के रूप में देना है। तो इसमें देने की जरूरत नहीं है आपको मूंग बीन के अंदर जो है। जी खाद के बारे में भी ये जानकारी लेना चाहते थे, हरी खाद के बारे में। डॉक्टर हरी खाद के बारे में हरी खाद के बारे में बताना चाहता हूँ। हरी खाद जो है बहुत जरूरी है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए, और मूंग की भी हरी खाद लगती है। फलियां तोड़ने के बाद में जो बचती है मूंग, उसको यदि हम मिट्टी में मिला देते हैं आगे जो भी फसल बोएंगे तो एक हरी खाद का रूप इस्तेमाल में करेंगे हम। और हमारे जो कोई भी फसल आगे बोएंगे रबी के मौसम में तो उसमें कम पोषक तत्व देने की जरूरत पड़ेगी। और हरी खाद ये केवल मूंग की नहीं है, काउपी की भी है, उड़द बीन की भी है, ढैचे की भी है, सनई की भी है। इन सारी फसलों की जो है हम हरी खाद लगा सकते हैं और हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी चौथा सवाल था इनका, फसल बीमा योजना से लाभ नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे इनको, कहाँ संपर्क करें हमारे किसान भाई? हाँ देखिए फसल बीमा के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपने यदि फसल बीमा कराया है तो आपको जरूर मिलेगा। और आपका यदि कोई नुकसान हुआ है फसल के अंदर तो जहाँ पे आपने प्रीमियम पे किया है जिस बैंक के अंदर, वहां जाकर आप पता करें। और जो आपका कृषि विज्ञान का जो भी वहाँ पर स्रोत है, जो भी वहाँ पर अधिकारी है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या उससे संबंधित कोई भी है, उससे मिलेंगे तो आपको जरूर जो भी आपकी नुकसान जानकारी है उसके बारे में पता चल जाएगी। नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जरूर आपको फसल बीमा का। जी डॉक्टर बाना आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? एक इनका सवाल का एक हिस्सा ये था कि हरी खाद को कौन सी अवस्था में पलटना चाहिए, तो उसका मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब बायोमास सबसे अधिक हो, यानी कि पुष्पावस्था की जो अवस्था होती है, जब फसल 50 दिन के आसपास की ढेंचा या जो सनई है वो 50-55 दिन के आसपास की अवस्था की हो जाती है, उसी समय कर दें। क्योंकि एक बार बायोमास अच्छा खासा हो गया तो कर दें तो वो लचीला रहता है और उस समय मिट्टी में मिला देने से वो तुरंत गल जाता है। यदि ज्यादा आगे की अवस्था में पहुंच जाता है तो रेसे की थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है तो गलने में समय लेता है। और पहले यदि मिट्टी में मिलाते हैं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, परंतु क्योंकि हमने सारी एनर्जी, समय और पैसा लगाया है तो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी वानस्पतिक वृद्धि उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो सही समय है वो है सनई और ढैंचा का, जब 50 दिन के आसपास की अवस्था आ जाए, पुष्पावस्था के आसपास हम पहुंच जाएं तब लगाएं। और जो यदि आप चौला है या मूंग है, इनकी फसल की हरी खाद कर रहे हैं फलियां तोड़ने के बाद, तो जैसे ही फलियां तोड़ लें पकने के बाद तो उसके बाद भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये काफी लचीली और कोमल फसलें होती है तो तुरंत गल जाती है। और आप जैसे ही ये पलट दें उसके 2 से 3 सप्ताह बाद अगली फसल लेते हैं तो फसल अच्छी होती है। मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी बढ़ते हैं और मृदा की भौतिक संरचना है उसमें सकारात्मक परिवर्तन आता है। जी देखिए कई तरह के आपके सवाल थे, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने मिलकर आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं किसान भाई आप इनसे जरूर संतुष्ट होंगे। ऐसे ही सवालों के जवाब आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा लगातार जारी है हमारी खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन और मूंगफली की फसल में प्रबंधन पर। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका क्या सवाल है हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम सोयाबीन की फलियां गिर रही है, हमने उसमें इल्लियों की फली डाल दी है, टॉनिक भी डाल दिया, उसके बाद भी 2-3 बार डाल चुके हम। सोयाबीन की जो फलियां हैं वो गिर रही हैं। जी कोई भी फसल है उसमें सही से फलन हो, उसके लिए जरूरी है कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करें और अच्छी किस्मों का प्रयोग करें। घर का जो बीज यदि लेते हैं तो वो उन्हीं प्रजातियों का उपयोग करें जो पूर्व में अच्छा उत्पादन देती रही हो। तो उन्नत प्रजातियों का बीज का उपयोग करें और सही पोषक तत्व मिट्टी की जांच कराकर और आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन करें। और कई बार ये होता है कि जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा करी, इसमें जो ग्रंथियां होती है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए वो बहुत देरी से बनती है या कम मात्रा में बनती है। तो पोषक तत्व प्रबंधन का सही तरीके से यदि करें तो और अच्छी प्रजाति का उपयोग करें और फसल चक्र अपनाएं तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। मैं इसमें थोड़ा सा बाना ने अच्छा बताया, लेकिन मैं ये जोड़ना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है फलियां या हमारे पुष्प जो है बोरोन तत्व की कमी से भी गिर जाते हैं जी। तो यदि ऐसा लग रहा है कि उनको बोरोन तत्व की कमी है उनकी मिट्टी के अंदर, तो वो जो है 0.2% बोरेक्स का इससे पानी छिड़काव करें तो उनकी शायद ये फलियां या जो फूल हैं वो गिरने बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। आइए इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे डॉक्टर बाना बता रहे थे मूंगफली के बारे में, खरपतवार नियंत्रण पर क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? जी, मूंगफली क्योंकि कम ऊंचाई तक बढ़ती है तो खरपतवारों का प्रकोप काफी अधिक हो जाता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो तो हाथ से निराई गुड़ाई करने का ही है। उससे एक तो मिट्टी भी चढ़ जाएगी, साथ में खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे और जो मृदा की ऊपरी परत टूट जाती है उससे मृदा नमी संरक्षण में भी हमें मदद मिलती है। चूंकि मूंगफली ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां पानी की वैसे ही कमी होती है या कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, तो मृदा नमी संरक्षण अति आवश्यक है। और जैसा कि अभी जो मूंगफली का क्षेत्र है हमारा पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र, वहां पे तो सूखा पड़ा है। तो इस समय ये यदि आप ऊपरी परत तोड़ देते हैं तो मृदा नमी संरक्षण में भी मदद मिलती है। साथ ही यदि आप मल्चिंग का या पूर्व फसलों के अवशेष है उनको बिछा देते हैं तो खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है और मृदा नमी संरक्षित रहती है। फसल में मृदा की नमी की कमी नहीं होती, अच्छा उत्पादन मिलता है। और हाथ से निराई गुड़ाई करने का दूसरा फायदा यह है कि जो जड़ें हैं उनमें वायु संचार अच्छा होता है। जो जड़ें हैं और कल्ले हैं उनकी बढ़वार अच्छी हो जाती है और उससे जो
फलियां बनती है वो उनकी संख्या काफी अधिक होती है और फलियों में दानों का भराव बड़ा अच्छा होता है। फिर यदि शाकनाशियों से ही खरपतवार नियंत्रित करना है, आपने पूर्व में मिट्टी चढ़ा दी है, तो शाकनाशियों में आजकल खड़ी फसल में शाकनाशी है, इमेजता पायर है, उसका यूज कर सकते हैं, या जिसकी मात्रा 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर, या फ्लूआजीफोप या कोजेलाफोप 50 ग्राम और फ्लूआजीफोप 200 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से यदि पानी में मिलाते हैं 400 से 500 लीटर पानी में और प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करते हैं तो शाकनाशियों के द्वारा भी खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। जी, तो देखिए कितना बेहतर तरीका बताया हमारे विशेषज्ञ ने। खरपतवार नियंत्रण आप मूंगफली की फसल में किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है जब हम मूंगफली की फसल की बात करते हैं, साथ ही साथ खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं। अहम जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप दोनों का ही। आपने इतनी अहम जानकारियां सभी से साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जाना आपने आज के कार्यक्रम में आज के विषयों के बारे में विस्तार से। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए अब उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा अमरूद में समसामयिक कार्य, अहम विषय है ये। और साथ ही आपको बताएंगे शहद और अन्य जैविक उत्पादों का निर्यात। जी हाँ, निर्यात के बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। ये तो बात हो गई कार्यक्रम की कि अगले हम कार्यक्रम में क्या हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी एक टीवी स्क्रीन पर QR कोड आप देख रहे हैं, इसे जल्दी से स्कैन कर लीजिए। आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान देख सकते हैं और किसी भी समय हमारे कार्यक्रम में की गई चर्चा को आप दोबारा देख करके जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।